नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाबी भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की दामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हो। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद ये जानकारी दी है। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। दरअसल जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं समून काशमी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उन्होंने इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार भी जताया, साथ ही उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शुभकामनाएं और बधाई भी दी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, उत्तराखंड के बच्चों को ये बताया जाए कि शौर्य गाथा किस तरह से लिखी है हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई भी की है, उसको उत्तराखंड के मदरसों में बढ़ाया जाए। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड के जो मदरसे बोर्ड रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मदरसों में, और ऐसे में जो मदरसे हैं उनकी संख्या भी क्योंकि 450 से ज़्यादा है और उसमें 50,000 से अधिक बच्चे पढ़ते भी हैं, जिनको ये भी कहा जा रहा है कि उन बच्चों को अभी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सैनिकों ने किस तरह से वीर गाथाएं लिखी हैं। उस सब पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जाएगा और जल्द ही इसको लेकर के एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है, जिसमें ये पाठ्यक्रम पढ़ाया बच्चों को किस तरह से जाएगा, उसमें वो भी डिस्कस होगा और किस तरह से उसको बुक में शामिल भी करना है वो भी उसमें डिस्कस होगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में वार्ड 10 टोपालवाला और 1,88,00,000 रुपए की लागत से नलकूप निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर ये कार्य प्रारंभ किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इंद्र विहार और साथ ही साथ निकटवर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ जल और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नलकूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1,88,00,000 की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर खुल जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र की पानी की समस्या का खबरों में आगे बढ़ेंगे। बटालियन एनडीआरएफ का एक कर्मचारी और अधिकारी गदरपुर के बता दें कि मकरंदपुर गांव पहुंचा है, जहां उन्होंने ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और मौन पालन का प्रशिक्षण दिया है। अब मौके पर एनडीआरएफ के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सफेद देख रहे हो, ये भी क्या लार्वा है। पेड़ पे आम लगता है, किसी साल पेड़ पे आम नहीं लगता, कभी लीची आए कभी लीची। ये मुहिम है कि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे देख सकते हैं हमारे गांव में, मकरंदपुर गांव में रोहित सर हैं, आए हैं यहाँ पर एनडीआरएफ के टीम से, जो मधुमक्खी पालन के ऊपर थोड़ा जानकारी देने के लिए और ये स्वरोजगार बढ़ाने के लिए आए हैं, ये ट्रेनिंग के तौर पर। जी, मकरंदपुर में जानकारी इस प्रकार से दी गई है, जैसे हमारी भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का एक पहल
चालू की गई है। तो उसी के क्रम में क्या है कि हमने आज मकरंदपुर में यहाँ के ग्रामवासियों को मधुमक्खी पालन को अपना स्वरोजगार बनाना और किस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए क्या क्या योजनाएं चालू की गई हैं, उस संबंध में सारी जानकारी दी गई है। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही 4 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 कार, 1 बाइक भी सीज कर ली गई है। वहीं जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत लगभग 17 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। थोड़ा नीचे को आ जाओ, 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 थोड़ा नीचे को आ जाओ। इसमें 3 आज बड़ी कार्रवाई हमारे जनपद में की गई है, जिसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे अल्मोड़ा थाना पुलिस ने और एसओजी ने मिलकर एक चरस के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 केजी के आसपास चरस बरामद हुआ है। उनसे जो पूछताछ की गई, उनसे ये जानकारी मिली कि वो कपकोट क्षेत्र से ला रहे थे और बरेली की तरफ उनको बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके अलावा साथ साथ में हमारे जो सल्ट थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एसओजी की मदद से लगभग 37 केजी गांजा बरामद हुआ, पकड़ा गया, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ साथ में जो लोग और इसमें शामिल थे, उनके नाम हमें उनमें जानकारी आई है, उनको भी हम उसको वांछित कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और तीसरी जो कार्रवाई की गई है, ये शराब, जो अवैध शराब पकड़ी गई है, जो तस्करी कर रहे थे शराब की, ये धनिया थाना क्षेत्र में की गई है, जिसमें लगभग 25 से 30 पेटी के आसपास ये शराब पकड़ी गई है। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नशे खिलाफ कार्रवाई हमारी ये लगातार चलती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करूंगा कि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है कि कोई नशे का तस्करी कर रहा है या कुछ है, तो वो आप 112 के माध्यम से या मेरे पर्सनल नंबर पे भी, वो मेरे सरकारी नंबर, पर्सनल नंबर, किसी पे भी फ़ोन कर भी बता सकते हैं। थोड़ा नीचे को आ जाओ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नसीम अहमद हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, देखिए, नशे के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान छेड़ चुकी है। अब आखिरकार पुलिस किस तरीके से नशे के खिलाफ इस अभियान को और भी ज्यादा बड़े रूप में यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो एक एम है कि उत्तराखंड ड्रग्स नशा मुक्त बनाया जाए, उसी के तहत अल्मोड़ा पुलिस लगातार उसमें काम करते हुए नजर आ रही है। एक बड़ी कामयाबी और पुलिस आज अल्मोड़ा पुलिस में हाथ लगी। 3 अलग अलग मामलों में लगभग 20 लाख से अधिक के मादक पदार्थों की बरामदगी की गई और उसमें 3 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल, भारी मात्रा में चरस, गांजा, अवैध तरीके से नशीले पदार्थ यहाँ पर जब्त किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस किस तरीके से कड़ा रुख अपना रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और आखिरकार इस अभियान को और कितना बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस अभियान के तहत अल्मोड़ा जनपद की जो पुलिस है उसमें लगातार काम कर रही है। साथ ही पुलिस एसएसपी देवेंद्र सिंह का साफ शब्दों में कहना है कि ये बरसात के बाद भी हम ये जो जहाँ पे भांग की खेती होती है, जिससे चरस और गांजा बनाया जाता है, उसको नष्ट करने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही लगातार जो चेकिंग अभियान है उनका और गहनता से चेकिंग अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सूचना विभाग ने प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले हैं। सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग से कराए जा रहे हैं, ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। मामले की जानकारी देते हुए सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के कलाकारों की सहायता ली जाती है। इसके माध्यम से वो गाँव-गाँव जाकर संगीत, गानों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। वही चलती है मंडवा बोंदना में, या दाल वगैरह होते हैं ना, तो खेतों को साफ करने के लिए लोग आड़े जलाते हैं। निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, उसके लिए
प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग ये ऑडिशन लेते हैं पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार यहाँ देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और 26 तारीख से हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग 180-190 दल के आसपास में पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। तो प्रदेश भर में लोक कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सूचना विभाग ने अब रास्ते खोल दिए। 13 जिलों के कलाकारों के लिए ये ऑडिशंस की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर ऑडिशंस लिए जा रहे हैं जिससे कि सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में गांव-गांव तक जाकर संगीत, गान और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है, ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि सबसे अच्छा ये माध्यम रहता है कि संगीत के माध्यम से अगर किसी को जोड़ा है, गानों के माध्यम से अगर किसी को जोड़ा जा रहा है, नुक्कड़ नाटकों से लोगों को कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये बड़े पैमाने पर लोग इससे कनेक्ट हो सके, समझ पाएं और सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से सबके सामने रखा जा सके। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के नए अवसर खोल दिए गए हैं, आखिरकार किस प्रकार से रोजगार के अवसर खोले गए हैं? देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश भर में जो है लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं, इसके लिए 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जाएंगे और इसको देखकर सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। और उसके साथ ही 13 मई से जो है गढ़वाल के सभी 7 जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन को और इंटरव्यू दिए हैं। इसके साथ ही 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। तो इसके चलते जिस तरह से देखा जाए कि जो संयुक्त निदेशक हैं के चौहान सूचना विभाग के, उन्होंने जानकारी दी है कि जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं जन जन तक पहुंचानी है, उनका माध्यम बन सकता है कि कलाकारों की सहायता ली जा सके और उसी के माध्यम से गांव-गांव में जाकर, चाहे वो संगीत का माध्यम हो, चाहे नुक्कड़ नाटक का माध्यम हो, उसके तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी वहां पर देंगे, जिससे जो है तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके और लोग उसके समझ सके कि आखिरकार हमें इसका किस तरह से लाभ लेना है। जी बिल्कुल, सरकारी योजनाओं से लोगों को कनेक्ट करना है। 13 जिलों के लोगों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस माध्यम से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी योगेश, और आखिरकार ये ऑडिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, इसमें ऑडिशन जिस तरह से कहा जा रहा है कि दोनों मंडलों में अलग अलग तिथि में ये जो है किए जाएंगे, उसमें जो लोक कलाकार हैं, लोक गायक हैं, उनको जोड़ा जाएगा। उनका उसमें ये कैटेगरी तय की गई है, ए और बी सी कैटेगरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचना विभाग हर 3 साल में ये प्रक्रिया करता है और ऐसे में देखा जाए तो ऑडिशन जब होंगे तो उसमें जो है जो सरकार की नीति है उन पर जो है कहीं ना कहीं, चाहे गाने के माध्यम से हो, चाहे वह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तैयारी हो, उसको तैयार किया जाएगा। तो उनको फिर गाँव देहात क्षेत्र में भेजा जाएगा ताकि वो वहां पर जाकर लोगों से जुड़े, कनेक्ट हो, वहां पर जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देने का काम किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो काफी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई है, चाहे वो हर घर जल की योजना की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय योजना की बात हो। तो इन जो योजनाएं हैं इनके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाएगा ताकि जो है लोग जल्दी समझ सके। क्योंकि अखबारों के माध्यम से या अन्य संस्थानों के माध्यम से भले ही जो है प्रचार प्रसार किया जाता हो, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक और लोकगीत गायक के माध्यम से जो जानकारी दी जाएगी उसका एक अलग असर दिखाई देगा और उससे निश्चित तौर पर आने वाले कल में जो है लोग लाभ भी लेते नजर आएंगे। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के विषय में पढ़ाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की कहानियों से परिचित कराना है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारी पीढ़ियों को पता होनी चाहिए। अब भारत के शूरवीर किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस देश की रक्षा करते हैं, इस तरह के विषयों को सिलेबस में अंकित करना सरकार की सराहनीय पहल है। और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम एनसीईआरटी का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के
जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया। मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डोईवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सैकड़ों की संख्या में डोईवाला वासियों ने हिस्सा लेकर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री का आभार जताया। यात्रा में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने शिरकत की है। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारी डोईवाला विधानसभा में भी ये बहुत अच्छा कार्यक्रम तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा यहाँ पर की हुई है और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे क्षेत्र के यहाँ पर जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, भारत माता के सपूत हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आम समाज के लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में अपना क्या कहते हैं अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सब लोग शामिल हुए हैं। मैं उपस्थित सभी का बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र तड़ियाल जी हैं, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, हमारे प्रधान, हमारे जनप्रतिनिधि, सभासद, विभिन्न कर्मचारी और हमारे समूह सभी ने आपने देखा बड़ी संख्या में मातृशक्ति, अधिवक्ता, भूतपूर्व सैनिक इस तिरंगा शौर्य यात्रा में आज वो सब शामिल हुए हैं। पल ऑपरेशन था हमारा सिंदूर और हमने जो पिन पॉइंट अटैक किए हैं ये मैं पूर्व सैनिकों इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो हमने टारगेट सेट किए तो सारे बर्बाद किए हैं और उन्होंने जब हमारे पर अटैक किया काउंटर अटैक तो हमने उसे 100% रोका है। 100% का किसी का रेशो नहीं है अभी तक दुनिया में, तो बहुत ही सफल था। लेकिन पाकिस्तान को और सबक सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, ऐसा लगता है और होगा ये सब। पूर्व सैनिक कैप्टन भगत सिंह राणा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और आज जो यहाँ पे डोईवाला के अंदर जो रैली हो रही है ये लगातार जो है अपना सिंदूर ऑपरेशन जब से सक्सेस हुआ है केंद्र सरकार द्वारा इसमें बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और जिस कारण से आज जो है प्रत्येक भारतीय पूर्व सैनिकों की बात छोड़ दो पूरे भारतवर्ष में इसकी सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी टीम ने काम किया और जिसका हमने बदला लेना था वो मतलब एक किस्म से हमारे जो जहां हमने काम करना था वहां किल द हिट जिसको हम बोलते हैं पिन पॉइंट को पकड़ के जो है। हरिद्वार के मंगलौर में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को करना युवक को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें हाथ में तमंचा लेकर युवक डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी हरिद्वार ने अब इसको लेकर एक्शन ले लिया है, जिसके बाद कोतवाली मंगलौर पुलिस ने गांव हरजौली जट निवासी दीपक को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। सोलहवें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड दौरे पर है। टीम के उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें टैक्स वितरण, राज्य की राजस्व मांग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है और साथ ही ये भी कहा कि राज्य आय को बढ़ावा के लिए ये काम किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि किसी भी विकासशील राज्य की यदि संतुलित राज्य कोषीय घाटा होता है तो ऐसे में बुरी स्थिति नहीं है, घाटा अधिक ना बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी वित्त आयोग को इस राज्य की 10 सूत्रीय मांगों का प्रयावेदन दिया है। रिपोर्ट देखिए। राज्य में हुई 16वें वित्त आयोग की बैठक को राज्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य के मुद्दों पर हुई यह बैठक राज्य के विकास में बेहतर साबित होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अच्छी बात यह भी है कि वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है और कहा विकासशील राज्य में संतुलित राजकोषीय घाटा बुरी स्थिति नहीं है। आयोग ने कहा है कि राज्य आय बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि राज्य अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। वो जो भी अगर ग्रोइंग स्टेट है या ग्रोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कंट्री अगर ग्रोइंग है तो थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट हमेशा
कोई उसमें बुरी बात नहीं है, बिकॉज आप इन्वेस्ट करने के लिए बोरो कर रहे हैं। पर फिस्कल डेफिसिट इतना लार्ज नहीं होना चाहिए और इतना डेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आप उसको सर्विस करने में आपको दिक्कत हो, या सर्विस करने में ही आपका ज़्यादा पैसा चला जाए तो फिर आगे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर है, वो आप ना कर पाएँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए अदर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड की वित्तीय आवश्यकताओं, संरचनात्मक चुनौतियों और राज्य की विशिष्ट भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया है। इस दौरान एनवायरमेंटल फेडरलिज्म की भावना के अनुरूप क्षतिपूर्ति की आवश्यकता एवं वन आच्छादन के दृष्टिगत कर हस्तांतरण में इसके भार को वर्तमान से बढ़ाकर 20% तक किए जाने का सुझाव दिया है, ताकि राज्य की जैव विविधता संरक्षण की भूमिका को उचित आर्थिक आधार मिल सके। सीएम धामी ने आगे लिखा, राज्य में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के दृष्टिगत फ्लोटिंग पॉपुलेशन के उचित प्रबंधन के लिए विशेष सहायता प्रदान करने एवं कर हस्तांतरण की राज्यों के बीच हिस्सेदारी निर्धारण प्रक्रिया में राजकोषीय अनुशासन को डिवोल्यूशन फॉर्मूले का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जगह रेवेन्यू नीड ग्रांट लागू किए जाने के संबंध में मंथन हुआ है, जिससे राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच कर विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसमें राजस्व हिस्सेदारी के लिए पैमाने तय हैं, जिसमें जनसांख्यिकी प्रदर्शन, आय के अंतर, जनसंख्या व क्षेत्रफल, वन एवं परिस्थितिकी, कर एवं राजकोषीय प्रबंधन का अलग अलग प्रतिशत रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे वित्त आयोग काफी प्रभावित है। विधायक खजान दास ने कहा, आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उस पर वित्त आयोग ने पूरी कोशिश किए जाने की बात कही है। कल से वित्त आयोग की टीम आई है, चेयरमैन साहब खुद आए हैं और तमाम उनके जो है नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री से बखूबी मुलाकात हुई, बैठक भी हुई है और संतुलित जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और आने वाले समय के लिए भी जो डिमांड यहाँ से रखी गई, जो सुझाव दिए गए हैं उसके प्रति उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे और उन्होंने आशा दिलवाई है कि अब कुछ न कुछ उत्तराखंड के प्रति हम सोचेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य में आई वित्त आयोग की टीम को 10 सूत्रीय मांगों का प्रत्यावेदन सौंपा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने राज्य के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, आपदा सहित कई विषयों पर प्रत्यावेदन सौंपा और साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग रखी है। देश के 16वें वित्त आयोग के सामने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने वित्त आयोग को एक प्रत्यावेदन दिया, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने राज्य की जो आर्थिक स्थितियां हैं, राज्य की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राज्य की जो सामाजिक स्थितियां हैं, राज्य की जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में, यहाँ का जो वन है, यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपना प्रत्यावेदन दिया उसमें हमने 10 सूत्रीय एक मांग पत्र उनको सौंपा, जिनमें हमने राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करी। वित्त आयोग की हुई इस बैठक से उम्मीद की जा सकती है कि राज्य के विकास में यह बैठक अहम साबित होगी। साथ ही बैठक में राज्य सरकार की ओर से रखी गई विभिन्न मांगों पर केंद्र की ओर से विशेष सहयोग मिलेगा, ताकि विकासशील राज्य उत्तराखंड आर्थिक तौर पर और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।